नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुटेक पाठशाला में। जैसा कि आप देख रहे होंगे, आज हमारा अध्ययन का विषय है मानव उत्सर्जन तंत्र। मानव उत्सर्जन तंत्र को मैंने 3D ग्राफिक्स की मदद से और अधिक सरल और सुग्राह्य बनाने की कोशिश की है। कक्षा 10 के विज्ञान विषय में महत्वपूर्ण होने के साथ साथ ये उन विद्यार्थियों के लिए भी महत्वपूर्ण साबित होगा जो अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। साथ ही अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले अगले वीडियो आप तक सीधे पहुंच जाए। साथ ही कमेंट्स बॉक्स में आपकी कमेंट्स ज़रूर लिखें ताकि मुझे इसका फीडबैक मिले। तो बढ़ते हैं आज के अपने विषय की ओर। उत्सर्जन क्या है? उत्सर्जन या एक्सक्रीशन होता है शरीर की कोशिकाओं द्वारा उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थों का शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया या व्यवस्था को उत्सर्जन कहते हैं। ये उत्सर्जन क्या, कई प्रकार के उत्सर्जन होते हैं, जिनमें से आज हम जो मुख्य बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं नाइट्रोजनी अपशिष्ट की। अन्य कई उत्सर्ज्य पदार्थ होते हैं जो शरीर के विभिन्न अंगों द्वारा बाहर निकाले जाते हैं। तो अपशिष्ट पदार्थों में ये क्या क्या है? अमोनिया, यूरिक अम्ल, यूरिया और CO2। इनमें से अमोनिया, यूरिक अम्ल और यूरिया ये जो है इनको नाइट्रोजनी अपशिष्ट कहते हैं, क्योंकि ये इनमें नाइट्रोजन मुख्य तत्व होता है और इनको नाइट्रोजनस वेस्ट या नाइट्रोजनी अपशिष्ट कहते हैं। इनकी आवश्यकता क्या है बाहर निकालने की? आवश्यकता इसलिए है कि शरीर के उप उत्पाद या फिर कहिए कि मेटाबॉलिक एक्टिविटी द्वारा जो प्रोडक्ट निकलते हैं ये बाद में विष की तरह कार्य करते हैं। इसके लिए शरीर से ये बाहर निकलने आवश्यक है। जिस प्रकार एक शहर में गंदी नालियों के द्वारा विभिन्न पदार्थ वेस्टेज होते हैं उनको बाहर निकाल दिया जाता है, उसी प्रकार ये जो वेस्टेज है इनको भी शरीर से बाहर करने आवश्यक होते हैं, क्योंकि ये नाइट्रोजिनस अपशिष्ट जो है वो शरीर के लिए हानिकारक या फिर कहिए कि विष के समान कार्य करते हैं। अब ये नाइट्रोजनी अपशिष्ट कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। एक तो अमोनिया के रूप में, एक यूरिया के रूप में और तीसरा यूरिक अम्ल के रूप में। जो अमोनिया के रूप में बाहर निकालते हैं वेस्टेज को, उसको कहते हैं अमोनियोटैलिक या फिर अमोनिया उत्सर्जी। और ये कौन से होते हैं जंतु? ये होते हैं अस्थिल मछलियाँ, उभयचर या फिर जलीय कीट। और ये जो अमोनिया के रूप में उत्सर्जन होता है उसमें अत्यधिक जल की आवश्यकता होती है, तो जो जलीय जीव है ज़्यादातर उसी में ही ये उत्सर्जन होता है। फिर आ जाता है यूरिया के रूप में उत्सर्जन। यूरिया के रूप में उत्सर्जन कौन करता है? स्तनधारी है और समुद्री मछलियाँ हैं। और यूरिया के रूप में उत्सर्जन करने वाले जीवों को या फिर जंतुओं को क्या कहते हैं? यूरियोटैलिक। ये टर्म्स हमें याद रखनी है कि अमोनियोटैलिक, यूरियोटैलिक और यूरिकोटैलिक। हिंदी के साथ साथ इंग्लिश में ज़्यादा ज़रूरी है, कभी कभी इंग्लिश वाले शब्द हिंदी में लिख के यूँ के यूँ लिख दिए जाते हैं, इसलिए इसको ज़्यादा ज़रूरी है कि ये याद रखें। तो यूरियोटैलिक या यूरिया उत्सर्जन इनको कहते हैं। फिर यहाँ जो यूरिया की बात आती है, ये मानव में स्तनधारी जो है उसमें मुख्य रूप से यूरिया के रूप में उत्सर्जन करते हैं। तो यूरिया का जो निर्माण होता है वो होता है यकृत या फिर लीवर में। लीवर है वो अमोनिया को यूरिया में बदल के इसको उत्सर्जन करता है। कारण इसका ये है कि स्तनधारियों में अत्यधिक जल जो है वो पॉसिबल नहीं है, जिसके कारण इसको कम जल आवश्यक होता है। यूरिया को ऐसे में बदल दिया जाता है जिससे कि कम जल आवश्यक हो, साथ ही ये कम विषैला भी होता है। फिर तीसरा है यूरिक अम्ल या यूरिक एसिड। इसको क्या कहते हैं? यूरिकोटैलिक कहते हैं। और ये जंतु कौन से हैं? पक्षी, सरीसृप, कीट ये इत्यादि। इसमें और ज़्यादा जल, सबसे कम जल की आवश्यकता जो होती है इसमें होती है यूरिक अम्ल के रूप में। तो यूरिक अम्ल में अत्यंत कम जल की आवश्यकता होती है और ये जो उत्सर्जन करते हैं वो पेस्ट या गोलिका के रूप में करते हैं। जैसे पक्षी वगैरह आपने देखे होंगे, तो वो जब उत्सर्जन करते हैं तो इस रूप में करते हैं। इस प्रकार नाइट्रोजनी जो अपशिष्ट हम पढ़ रहे हैं 3 प्रकार के होते हैं। मानव उत्सर्जन तंत्र के जो मुख्य अंग है वो है 4 प्रकार के।
जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, इसमें सबसे पहले है वृक्क या फिर कहिए किडनी, और उसके बाद में इससे जुड़ी हुई नलिका है वो है मूत्र नली, और इससे ही जुड़ा हुआ एक संरचना है, इसको कहते हैं मूत्राशय या फिर ब्लैडर, जहाँ पे मूत्र का स्टोरेज होता है, और उसके बाद में मूत्र मार्ग या फिर यूरेथ्रा। सबसे पहले हम संरचना का ही अध्ययन कर रहे हैं, इसके बाद में हम अध्ययन करेंगे कि ये जो मूत्र का निर्माण है किस तरह से होता है। तो संरचना में सबसे पहले किडनी, किडनी में सबसे पहले ये जो दिख रही है खांच, खांच को कहते हैं आइलम, खांच को आइलम कहते हैं, और इसी खांच के सहारे यहाँ पर विभिन्न नलिकाएं या फिर मूत्र जो नली होती है वो बाहर निकलती है, तो इसको आइलम कहते हैं। और आइलम के अंदर ही एक कीपनुमा आकृति होती है, उसको कहते हैं पेल्विस, और पेल्विस में ही जो किडनी द्वारा या फिर वृक्क द्वारा जो मूत्र का फिल्ट्रेशन होता है ब्लड का और मूत्र के रूप में होता है, वो पेल्विस में शॉर्ट टाइम स्टोरेज होता है, और उसके बाद में मूत्र नली के होते हुए सीधा मूत्राशय में इकट्ठा होता है। फिर दो किडनी के ऊपर एपिनेफ्रॉन नाम से एक एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, उसको एपिनेफ्रॉन कहते हैं। और ये जो किडनी है ये इसका आकार होता है सेम के बीज के समान, इसका रंग भूरा होता है, और साथ ही इसकी जो लंबाई है वो 4 से 5 इंच की लंबाई और 2 इंच की इसकी चौड़ाई होती है, और लगभग 140 ग्राम इसका भार होता है। और इसमें जो उत्सर्जन की इकाई होती है उसको कहते हैं नेफ्रॉन, नेफ्रॉन को उत्सर्जन की इकाई भी कहते हैं। और इस किडनी की, इस वृक्क की इकाई भी कहते हैं। तो वृक्क की इकाई या फिर इसको कहते हैं वृक्काणु, नेफ्रॉन या फिर वृक्काणु। नेफ्रॉन की स्थिति ये यहाँ पर होती है। इसमें जाने से पहले ये समझें कि ये जो किडनी है इसके काट के रूप में हम अगर देखें तो ये जो पीछे का पोर्शन है वो है पेल्विस, इसके अंदर ये विभिन्न प्रकार की जो दिख रही है संरचना वो है ब्लड पहुंचाने के लिए आर्टरीज और दूसरी वेंस, और यहाँ जो ये दिख रहे हैं शंकुनुमा आकृति, ये जो है सारा का सारा इसको कहते हैं मेडुला या फिर मध्यांश। और इसके बाहर की जो आकृति ये जो कई नलिका के रूप में यहाँ नज़र आती है इसको कहते हैं कोर्टेक्स या फिर वल्कुट। तो अंदर और बाहर दो आकृति में ये विभाजित होती है, एक कॉर्टेक्स के रूप में यहाँ की वल्कुट के रूप में, और दूसरा मेडुला या फिर मध्यांश के रूप में। यही जो है यहाँ से एक नलिका और जुड़ी होती है जो जो मूत्राशय में मार्ग प्रदान करती है, उसको कहते हैं मूत्र नली या फिर यूरेटर। वापस चलते हैं इसी में ही कि जब हम कॉर्टेक्स के इस काट को यहाँ से हम देखते हैं तो इसमें एक नेफ्रॉन जो है, जो उत्सर्जन की इकाई है या फिर कहिए कि फंक्शनल यूनिट है, उसकी आकृति होती है इस प्रकार से। तो ये जो पोर्शन है यहाँ तक का पोर्शन, ये जो इसके ऊपर का है वो ये कॉर्टेक्स का है, और इसके नीचे की आकृति है वो चली जाती है मेडुला में। इसको एयर फिन की आकृति होने है, और इसको कहते हैं हेनले लूप भी कहते हैं। हेनले वैज्ञानिक थे, उनके द्वारा इसको देखा गया था, के नाम पर ये दिया गया हेनले लूप, और ये एयर फिन की आकृति होती है। ये ऊपर की आकृति जो देख रहे हैं हम यहाँ पर, इसको बोमेन संपुट कहते हैं, ये बॉलनुमा आकृति, और इसके अंदर कई केशिकाओं का जटिल जो तंत्र होता है, संरचनाएं होती है, इसको कहते हैं ग्लेमुरुलस। यहाँ पर अभिवाही धमनी या फिर कहेंगे एफेरेंट आर्टियोल, एफेरेंट आर्टियोल अभिवाही धमनी, ये अभिवाही धमनी ब्लड को ग्लेमेरुलस में लाने का कार्य करती, और ग्लेमेरुलस के बाद में जो अपशिष्ट पदार्थ जो छन गए होते हैं वो बोमेन संपुट के पीछे की नलिका में होते हुए आगे बढ़ते हैं। और पीछे जो नलिका होती है कुंडली दुमा, इस कुंडली दुमा संरचना को कहते हैं समीपस्थ कुंडलित नलिका या फिर प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, इसको पीसीटी भी कहते हैं।
इसके बाद में ये हेनले लूप के बाद में वापस वही कॉर्टेक्स में वापस संरचना मिलती है बड़ी। ये छोटी होती है और ये बड़ी होती है और कुंडलित होती है, और इसको कहते हैं दूरस्थ कुंडलित नलिका, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल। उसके बाद में ये संग्रह नलिका में सारी इकट्ठी हो जाती है। इस प्रकार ये पूरी की पूरी संरचना हमें देखने को मिलती है। अब बात करते हैं कि इसमें मूत्र निर्माण की प्रक्रिया कैसे चलती है। तो मूत्र निर्माण का जो प्रक्रिया है वो 3 चरण में संपन्न होती है। 3 चरण कौन से? सबसे पहले जो चरण आता है वो होता है फिल्ट्रेशन, या फिर कहिएंगे निस्पंदन। फिल्ट्रेशन कहाँ होता है? इसी में ही जो हमने बोमन संपुट के अंदर ग्लोमेरुलस देखा है, उसके अंदर जो अव्ययी धमनी या फिर एफरेंट आर्टियोल आई थी, उसके प्रेशर से विभिन्न पदार्थ जो है जैसे ग्लूकोज, अमोनिया, यूरिया, अमीनो एसिड, ये सारे के सारे छन कर इसमें आ जाते हैं। और जो अभिवाही धमनी है वो यहाँ से अवशोषण करती है और वो स्वच्छ रक्त को वापस लेके जाती है, जिसको कहते हैं इफरेंट आर्टियोल। तो इसमें जब फिल्ट्रेशन होता है तो करीब 1000 से 1200 ml तक का ब्लड है प्रति मिनट फिल्ट्रेशन होता है। हम जान सकते हैं कि कितनी इम्पोर्टेंस है इसकी, कि प्रति मिनट 1000 से 1200 ml ब्लड का फिल्ट्रेशन यहाँ पे होता है। और पूरी किडनी जो है वो 75 to 80% जो तरल नाइट्रोजिनस अपशिष्ट है शरीर से उनका निष्कासन करती है। इसलिए ये किडनी जो है हमारे शरीर की कार्य प्रणाली के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, हमारे जीवन के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। इसके बाद में जब ये फिल्ट्रेट और यहाँ पर कहिए कि फिल्टर निस्पंदित पदार्थ जब इस नलिका में आ जाते हैं, समीपस्थ कुंडित नलिका में, तो यहाँ पे विशेष प्रकार के उत्तक जो है इससे बनी हुई होती है नलिका, और यहाँ अवशोषण का मुख्य कार्य होता है। यहाँ पे दूसरा चरण शुरू हो जाता है। यहाँ पर पहला चरण खत्म हुआ, यहाँ से दूसरा चरण शुरू हो जाता है, और इस चरण में विभिन्न उपयोगी पदार्थ भी जो फिल्टर्ड हो गए थे, निस्पंदित हो गए थे, उसको वापस अवशोषण करते हैं, जिसको कहते हैं एब्जॉर्प्शन या फिर पुनः अवशोषण। तो इसमें जैसे ग्लूकोज है या फिर कहिए कि अमीनो अम्ल है, उनका सारा वापस अवशोषण होता है। इसके बाद में हेनले लूप में जाता है पदार्थ, और उसके बाद में आगे दूरस्थ कुंडली नलिका में होते हुए संग्रहित हो जाता है, और ये सिक्रेशन के लिए आगे चला जाता है। तो 3 स्टेप होते हैं मूत्र के निर्माण के। वो होता है सबसे पहले फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन के बाद में एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन के बाद में सिक्रेशन। इस प्रकार से सिक्रेशन होने के बाद वो सिक्रेटेड जो पदार्थ है वो पेल्विस में थोड़े समय के लिए एकत्रित रहते हैं। उसके बाद में पेल्विस से जो एक नलिका जुड़ी हुई होती है उसको कहते हैं यूरेटर या फिर मूत्र नली। यूरेटर या मूत्र नली जो है वो मूत्राशय तक इसको पहुंचा देती है, और मूत्राशय में ये मूत्र इकट्ठा होता है, और वहाँ से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अन्य अच्छी क्रिया द्वारा इसको मूत्र मार्ग या यूरेथ्रा के द्वारा इसको बाहर कर दिया जाता है। इस प्रकार से हमने ये संरचना देखी है, साथ में ही ये समझने की कोशिश की है कि ये मूत्र निर्माण की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है। तो इस प्रकार ये आज का टॉपिक ये पूरा हो जाता है। आशा करता हूँ कि आपको ये पूरी तरह से समझ में आया होगा। अगर कोई टॉपिक रह भी गया हो कोई, तो आप कमेंट्स बॉक्स में जब लिख कर ज़रूर बताएं, उसमें मुझे फीडबैक ज़रूर दें, ताकि मुझे पता चले कोई कमी रह गई हो तो अगले में वो फिर पूरी कर पाएँ। तो मिलते हैं अगले एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।